नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अभी भौतिकी विज्ञान। भौतिकी में आज हम पढ़ेंगे दाब, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी। हम इन चार चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे दाब या प्रेशर क्या होता है। ठीक है, दाब या प्रेशर क्या होता है। हमने दाब और प्रेशर को पिछली कक्षा में देखा था। इसी के अनुसार हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत। बर्नौली का प्रमेय सिद्धांत, ठीक है, बर्नौली थ्योरम। जो बर्नौली की थ्योरम है वो कहती है कि जब इकाई क्षेत्रफल पर कोई वस्तु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में गति करती है, ए बी, कोई वस्तु दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखीय प्रवाह में, मतलब लाइनर मोशन में कोई गति करती है, मूवमेंट करती है। कोई वस्तु सरल रेखीय प्रवाह में लाइनर मूवमेंट, कोई वस्तु सरल रेखीय प्रवाह में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो उसके एकांक आयतन क्षेत्रफल पर पड़ने वाला एकांक आयतन क्षेत्रफल माने कोई भी यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एरिया किसी इकाई क्षेत्रफल आयतन पर, वॉल्यूम मतलब जहाँ हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात कर रहे हों, हम उसे आयतन कहेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के का गुणनफल। तो ए क्यूब एकांक आयतन क्षेत्रफल पर पड़ने वाली कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है तो उसके एकांक आयतन क्षेत्रफल पड़ने वाला कुल जो ऊर्जा का मान होता है वह नियत होता है। कुल ऊर्जा मतलब गतिज, स्थितिज, ठीक है, और दाब, तीनों। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, इन तीनों का मान हमेशा जो है इक्वल होता है, एक समान होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा अगर बढ़ती है, गतिज बढ़े तो दाब घटेगा। ठीक है, अगर दाब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे गतिज और दाब की स्थिति में, लेकिन स्थितिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो दाब का मान भी बढ़ जाएगा। अर्थात अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके ऊपर दाब का मान अधिक होगा, और कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो तेज गति कर रही है तो उस पर दाब घटता जाएगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में लेंगे प्लेन का टेक ऑफ होना। ठीक है, टेक ऑफ होना अर्थात अपनी जगह से उठ जाना, उड़ना। जब अपनी जगह से प्लेन जगह को छोड़ देता है और उठता है तो उससे चलने के लिए कम से कम 700-750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसको चाहिए होती है। अगर मान लो कि वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं पकड़ पाए तो उसका वजन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने की वजह से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसे 700 या उससे अधिक की गति को प्राप्त कर लेना होता है। अगर उसको टेक ऑफ लेना है, ऊपर की तरफ उठना है, तो मैक्सिमम गति होनी चाहिए। गति धीमी हुई, दोबारा रुकेगा प्लेन, दोबारा चक्कर काटेगा रनवे के,
फिर अपने प्लेटफॉर्म पर आएगा और निश्चित दूरी में उसको रन करते हुए प्लेन को उठाना होगा। जब प्लेन लगातार गति कर रहा है तो सरल रेखीय गति है, एक रेखा में दौड़ रहा है। उसके बाद जब टेक ऑफ करेगा तो ऐसी स्थिति में उसके कुल एकांक आयतन पर पड़ने वाला, एकांक आयतन क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो ऊर्जा का मान है वह नियत होगा। आंधी आने पर आंधी में कचरा उड़ना, ये भी इसका उदाहरण है। जब आंधी आती है, तूफान आता है तो कचरा भी साथ में उड़ने लगता है। या हम कहते हैं जब चक्रवात चलते हैं तो भी चीज़ें अपनी जगह से उठने लगती हैं, क्योंकि आंधी गति कांस्टेंट है, एक जैसे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट एक जैसी रफ्तार ली हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर स्थिर वस्तु उसके साथ मूवमेंट करेगी। ठीक है। ट्रेन आने पर धूल पत्थर का ट्रेन की तरफ बढ़ना। ठीक है। जब ट्रेन आती है तो धूल आदि चीजें जो हैं वो ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि वहां पर कुल मान जो होता है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ गतिज स्थितिज ऊर्जा के इसमें उदाहरण अपन देख रहे हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अपन देखें, ठीक है, लंबी कूद। लंबी कूद या लॉन्ग जंप के लिए जब खिलाड़ी दौड़ता है तो वह तेजी से दौड़ते हुए आता है और लंबी दूरी तक कूदता है। यदि दौड़ते हुए आए खिलाड़ी और कहीं थोड़ा गति कम कर ले तो वह लंबी कूद को पूरी नहीं कर पाएगा। हो सकता है फॉल्स लाइन पर ही वह गिर जाए। तो लंबी दूरी को कवर करने में, फॉल्स लाइन को क्रॉस करने के लिए उसे अपनी गति बनाए रखनी होगी, तभी वह लंबा कूद सकता है। गति ऊर्जा घटी, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है। तेज गेंदबाज, यदि तेज गेंदबाज तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है और उसकी गति अगर कम पड़ गई तो वह तेज गेंद नहीं फेंक पाएगा। ठीक है। उसकी गति धीमी हो जाएगी, इससे उसको दिक्कत आएगी। तो ये सब बर्नौली के प्रमेय सिद्धांत के ऊपर कार्य करने वाले नियम हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्य। वर्क। कार्य क्या होता है? हम सामान्य भाषाओं में कार्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने प्लेट उठा करके जो है डस्टबिन में डाल दी, यह हमारा कार्य हो गया। या हम ऐसा कोई भी काम कहते हैं जो कि सामान्य जीवन में हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम उसको कार्य कह लेते हैं, परंतु फिजिक्स की भाषा में हम उसे कार्य नहीं कहेंगे। मतलब कार्य की हमारी एक निश्चित परिभाषा है, सीमित परिभाषा है। हम कहते हैं हमने 100 डंबल मार लिए, आज हमने बहुत काम किया। 100 डंबल मारना हमारे लिए कार्य नहीं होता। हमने कहा हमने 100 दंड बैठक मार दी, हमने 100 सूर्य नमस्कार कर दिए और हमारा कार्य आज का संपूर्ण हुआ, तो हम उसे कार्य नहीं कहेंगे। कार्य का मतलब है कि हमें दिखना चाहिए कि आपने किया क्या। ठीक है। आपने शरीर बनाया तो आपको बरसों लग गए बनाने में, लेकिन कार्य हमें दिखना चाहिए कि तत्काल में आपने कार्य में किया क्या है, तो हम उसी कार्य कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जब बल लगाकर वस्तु में विस्थापन किया जाए तो कार्य है। ठीक है। बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कार्य। तो बाय फोर्स हम कोई डिस्प्लेसमेंट करते हैं किसी भी वस्तु में तो हम उसको कार्य कहेंगे। ठीक है। तो अगर विस्थापन ना हुआ तो कार्य नहीं होगा, तो हम इसको कहेंगे F इक्वल वर्क, हम कहेंगे इसको वर्क। कार्य हम कहेंगे W इक्वल टू F इंटू डेल्टा डी, डिस्प्लेसमेंट। मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड में अगर कुछ हुआ है, विस्थापन हुआ है, तो हम उसको कार्य कहेंगे। बल लगा करके वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है। विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। हमने कहा कि कोई एक वस्तु है यहाँ रखी है, हमने उसको 45 डिग्री कॉस थीटा कोण पर ढकेल दिया। ठीक है।
वस्तु अपनी जगह से सरक गई। तो ये हमारे लिए कार्य हो गया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ मूवमेंट हुआ, तो ये हमारे लिए कार्य हो गया। अब मान लो कि कोई वस्तु है, उसको सीधा 90 डिग्री पर ऊपर उठा लिया गया है। ठीक है, और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमको दिखाई नहीं पड़ता, बस वस्तु ऊपर उठ गई, तो ये हमारे लिए कार्य नहीं होगा। कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 40, 45, 55, 60 डिग्री किसी भी एंगल पे हमने कार्य किया, हमने वस्तु को वहाँ सरका दिया, लेकिन हमने 90 डिग्री पे काम किया, तो वह हमारे लिए कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कुली, एक कुली किसी वस्तु को सर पर रखकर ले जा रहा है, तो वह कार्य नहीं है। जिम, हम खड़े खड़े डंबल मार रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हैं लेटे लेटे, हम जो है थाई मार रहे हैं, हम जो है मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, फोर आर्म्स, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चेस्ट बैक कर रहे हैं, लेकिन हम वहीं खड़े हैं, वस्तु बस अपनी जगह से उठ रही है, वापस आ रही है, तो हमारा कार्य नहीं है। जब तक हम की उसको कोई कार्डियो ऐसा एक्सरसाइज नहीं करें, मूवमेंट ना कर जाए। हम वस्तु को उठा करके ले जा रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, ये हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें रोटेशन कर दें तो कार्य नहीं होगा। जैसे ग्रहों का चक्कर लगाना, ठीक है, लगाना। अब कोई ग्रह जो है वह मूवमेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो या सरफेस पर कोई जो है एक निश्चित उसकी पथ है, उस पर वह घूम रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित पथ पर वह घूम रहा है, तो उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। घड़ी का भी सेम सिस्टम, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, अब घड़ी की सुई घूम रही है, तो यह भी कोई कार्य नहीं होगा। तो इस टाइप से जो है कार्य नहीं माना जाएगा यदि कोई वस्तु अपनी एक ही निश्चित कक्षा में एक निश्चित ऑर्बिट में मूवमेंट करती हो, तो ग्रहों का घूमना, घड़ी सुई घूमना, जिम करना, खड़े खड़े एक्सरसाइज करना, कुली के द्वारा सर पर वस्तु उठा करके ले करके जाना कार्य नहीं है। तो अगली बार से आप कुली को पैसा मत दीजिएगा, बोलिएगा आपने कोई कार्य नहीं किया, फिर वो आपको बताएगा कार्य कैसे होता है। तो कार्य जो है उसने किया, उसका तो पैसा मिलेगा, क्योंकि उस सामान्य जीवन में उसने कार्य किया, अपने पैसे कमाने में कार्य किया। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम उसको समझा सकते हैं, भाई साहब यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है, फिर वो भी फिजिक्स समझाएगा। तो हम फिजिक्स की भाषा में समझाएंगे कि यहाँ पर कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, अपने यहाँ सही है से कुछ, तो इस बात को आप समझेंगे। ये हो गया हमारा कार्य। बल द्वारा विस्थापन होना ही कार्य है हमारे फिजिक्स के अनुसार, बाकी हमें को कुछ नहीं पता। हम देखिए इसकी जो एसआई यूनिट है वो है जूल। ठीक है, जूल। तो एसआई यूनिट जूल है, कार्य की वर्ग की एसआई यूनिट जूल होती है। तो हम देखें, हम कहें कि किसी वस्तु में अगर हम 1 न्यूटन बल लगाएं और वस्तु 1 मीटर हम विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य कर दिया गया है। ठीक है, 1 न्यूटन बल लगा करके वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करना 1 जूल कार्य है। नेक्स्ट हम देखें शक्ति, पावर। पावर या पोटेंशियल, क्या होता है पावर, पोटेंशियल? पावर या पोटेंशियल शक्ति क्या होती है? शक्ति ये होती है कि जब आप जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, तो हम कहते हैं वस्तु या व्यक्ति के कार्य की दर, टाइम, समय। ठीक है, इन ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन एनी ड्यूरेशन, व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा किए गए कार्य को हम ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हम कहेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय या दर या ड्यूरेशन। तो हम कहेंगे
पावर इक्वल टू वर्क बाई ड्यूरेशन टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको पावर बराबर वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया हमारा जूल और टाइम क्या हो गया सेकेंड, तो हमारा हो गया वाट। तो जो वाट है वो हमारी एसआई यूनिट हो गई, किसकी, शक्ति की, पावर की। पावर की हमारी यूनिट हो गई वाट। वाट को हम मापते हैं किलोवाट में 10⁻³ मेगावाट में 10⁻⁶, हार्स पावर में 746 वाट। ठीक है, तो हॉर्स पावर एक अलग पावर है। ये घोड़े कार्य करने की क्षमता है। हॉर्स पावर मशीनों की शक्तियां जनरली इसमें नापी जाती हैं, मनुष्य की भी हम माप सकते हैं। हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य 0.05 हॉर्स पावर की शक्ति होती है, 1 हॉर्स पावर तक हो सकती है पॉइंट। ठीक है, लेकिन घोड़े में 1.1 हॉर्स पावर मनुष्य में होगी, घोड़े में पूरी 1 हॉर्स पावर की शक्ति होती है। ठीक है, घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। घोड़ा कभी बैठता नहीं, हमेशा खड़ा रहता है। अगर बैठ जाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है। वो बरसों तक दौड़ सकता है, लगातार दौड़ सकता है। वो कई 100 किलोमीटर, कई 1000 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, और लगातार दौड़ सकता है। उसे खिलाते रहो, दौड़ाते रहो, खाता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर है, मनुष्य की हॉर्स पावर से कहीं जाता है। मतलब हमने कहा कि कोई हमने मशीन ले ली, एक मशीन ली हमने 1 हॉर्स पावर की, मतलब 746 वाट की हमने मशीन ली। इससे हमने छत पर पानी पहुंचाया, तो 1000 वाट कंप्लीट होते ही जो है वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। छत पर हमने पानी पहुंचाया, 5 मिनट में पानी भर गया। 1 हॉर्स पावर की हमने मोटर ले ली, आधे हॉर्स पावर की मोटर ले ली। ठीक है, तो ऐसे यूनिट अनुसार जो है हम मोटर, पानी की मोटरें खरीदते हैं। किलोवाट आवर हम घरों में जनरली यूज़ करते हैं। हम कहते हैं किलोवाट आवर बराबर यूनिट। हम कहते हैं हमने आज 100 यूनिट खर्च की, 100 यूनिट खर्च की इस महीने, तो हमने कितने बिजली खर्च की, 100 किलोवाट आवर हमने बिजली खर्च कर दी। तो किलोवाट आवर बिजली या यूनिट बिजली एक ही बात होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने 1 यूनिट खर्च की, 1 यूनिट हमारी 1 किलोवाट आवर होती है। कोई भी इकाई, बिजली की इकाई हमारी किलोवाट आवर में ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमने इतनी बिजली खर्च कर दी। तो कार्य करने की जो दर होती है, मतलब इकाई समय में हमने कितने कार्य किए, 1 मिनट में जो है 1 किलोवाट आवर हमने बिजली खर्च की। प्रतिदिन 1000 वाट हमने खर्च कर दी, जो भी एवरेज निकलता है हमारा। 30 दिन में हमने 30 किलोवाट आवर खर्च कर दी, मैंने प्रतिदिन हम 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वाट हमारी शक्ति हुई। ये हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य है कि हम इतनी बिजली खा गए। ठीक है, ये हमारी शक्ति सामर्थ्य है कि घोड़े से ज़्यादा तेज हम दौड़ गए। ठीक है, उसेन बोल्ट को हमने हरा दिया। तो ये हमारी पावर, हमारी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं शक्ति के बाद ऊर्जा। महत्वपूर्ण यूनिट है हमारी ऊर्जा। हम देख रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा में हम देखें, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की जो भी क्षमता होती है वह उसकी ऊर्जा है। कार्य वस्तु या व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो हम उसे यांत्रिक कार्य कहते हैं, और ऐसी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जब वस्तु या व्यक्ति कार्य करें तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, मैकेनिकल वर्क उसको कहा जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो, हम मुख्यतः 2 भागों में बड़ी ऊर्जाओं को डिवाइडेशन करते हैं, बांटते हैं। हम देखें तो जो गतिज ऊर्जा है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है। जब भी कोई वस्तु गति में हो तो उसे हम गतिज ऊर्जा के कारण में देखते हैं। तो मोशन के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है। नदी का बहना, हवा का चलना, हमारा चलना, दौड़ना, उड़ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर गति की अवस्था में, गतिमान अवस्था में है तो वह गतिज ऊर्जा का उदाहरण रहेगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv²। मतलब हम यहाँ परिभाषा दे सकते हैं
कि द्रव्यमान एवं वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम जूल में मापते हैं। हम कोई भी ऊर्जा हो उसे हम जूल में काउंट करते हैं, जूल में उसको मापते हैं। तो द्रव्यमान मतलब मास और वेग वेलोसिटी के स्क्वायर का आधा, दोनों के गुणनफल का आधा 50%। 1 किलोग्राम का पत्थर अगर हम 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो 0.5 जूल की ऊर्जा का हम उसमें उपयोग कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के गुणनफल का वर्ग का बटे ये होता है, ठीक है। ये 1 का वर्ग, ये गुणे 1, और ये हमारा इस गति से जो है इतनी जूल ऊर्जा खपत की गई। ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा। हम देखेंगे मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में।